शो में अब बात यूपी के हाथरस कांड की करते हैं, जो 4 साल बाद राहुल गांधी के दौरे से फिर से चर्चा में। चार साल बाद हाथरस में फिर हलचल। राजनीति के केंद्र में हाथरस की चर्चा। बुलगढ़ी गांव में दौड़े मीडिया के कैमरे। मुख्य द्वार आप बंद कर लीजिए, और भी रास्ते हैं, वहां से कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज ने देश को दिखाया था सच। एबीपी न्यूज की ताकत है ये, और ये वो हर दर्शक जानता है जो एबीपी न्यूज को देखता आया है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी प्रतिमा मिश्रा। हर खबर, हर छिपे पहलू को सामने रखा। पीड़ित परिवार की पुरजोर आवाज उठाई। प्रतिमा के सवालों से प्रशासन, पुलिस घबराई। एबीपी न्यूज सवाल पूछता रहेगा, डीएम पर कार्रवाई कब, दोषी पुलिस वालियों पर कार्रवाई कब। आज फिर प्रतिमा के साथ हाथरस की बात। तस्वीरों में बस यही अच्छी बात होती है कि वो खुद के भीतर सिमटी किसी भी घटना या कहानी को भूलने नहीं देती। चंद लम्हों में आपको वहीं ले जाकर खड़ा कर देती है जहां से उनकी शुरुआत होती है। आज मैं कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस पूरी घटना की साक्षी रही हूँ। मैंने हाथरस के एक एक पल, एक एक खबर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। हाथरस में दलित युवती के साथ हुई दरिंदगी और पीड़ित परिवार के हक की आवाज को देश के सामने उठाया है, तो प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल भी पूछे हैं। इस कहानी को आगे विस्तार देंगे। पहले बात आज कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथरस दौरे की कर लेते हैं। राहुल गांधी आज अचानक हाथरस के बुलगढ़ी गांव पहुंच गए। ये वही गांव है जहां दलित युवती के साथ जघन्य अपराध हुआ था। प्रशासन पर आनन फानन में उस दलित युवती के शव को जलाने के आरोप लगे। राहुल गांधी आज सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच अपने आवास से निकले। तब तक ये साफ नहीं था कि वो कहां जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में ये कंफर्म हो गया कि उनका काफिला हाथरस के लिए निकला। राहुल के काफिले के साथ साथ मीडिया के कैमरे भी गांव में पहुंच गए। ऐसे हाथरस एक बार फिर 4 साल बाद देश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। यहां राहुल गांधी ने हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक उन्होंने परिवार के साथ बातचीत की। बाद में मीडिया से बात किए बिना वो वहां से वापस लौट गए। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने अचानक हाथरस का दौरा क्यों किया? क्या दौरे का मकसद शुद्ध रूप से पीड़ित परिवार की सुध लेने का था, या फिर इसमें कोई राजनीतिक एंगल था? आखिर क्यों संभल के बाद राहुल के हाथरस गांव से अखिलेश यादव को तनाव हो रहा है? राहुल गांधी के हाथरस दौरे की राजनीति को आगे डिकोड करेंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने कैसे पहुंचे। इसका जवाब इस चिट्ठी में लिखा है। सूत्रों के मुताबिक हाथरस के पीड़ित परिवार ने इसी साल 2 जुलाई को, यानी 6 महीने पहले राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में पीड़ित पिता ने राज्य की योगी सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। इस चिट्ठी को पढ़कर इसकी बड़ी बातें हमने आपके लिए निकाली है। पीड़ित परिवार ने खत में लिखा कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी का वादा किया गया था। नौकरी के साथ घर देने का लिखित आश्वासन दिया गया था। दोनों में से अब तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। न नौकरी मिली और न ही घर मिला। हमारा पूरा परिवार सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा में कैद वाली जिंदगी जी रहा है। न कोई रोजगार है और न कोई रोजगार के लिए बाहर जा पा रहा है। घर में 3 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई तक नहीं हो पा रही है। मेरे परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम पीड़ित होकर भी घर में रहकर जेल जैसी सजा काट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चिट्ठी के बाद ही राहुल गांधी ने हाथरस जाने का प्लान बनाया। हाथरस की पीड़ित परिवार ने राहुल से मुलाकात को लेकर एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। 4 साल से जिस परेशानी को भुगत रहे हैं, जल्दी से जल्दी कुछ निर्णय हो, हम लोग भी यहाँ से फ्री हों। बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, खाने पीने के लिए भी परेशानी होने लगेगी। वो जो कैदी थे वो आज़ाद घूम रहे हैं। आज जो हमने न्याय की एक बात बोल दी है, तो इसलिए हम कैद कर दिए गए। कि हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो आज हमारे बीच में आए, हम लोगों की बात सुनी, क्योंकि वो इंसान है। बाकी लोग नहीं सुन रहे, वो हमें जानवर समझते हैं शायद। अभी बहन की अस्थियां भी रखी हैं। हम चाहते हैं कि हमें संपूर्ण न्याय मिले, तो उनको विसर्जन किया जाए। हालांकि इस दौरे की टाइमिंग ऐसी है जिस पर राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यूपी के संभल में हिंसा हो चुकी है। संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों ने 2 दिन पहले मंगलवार को राहुल और प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिलाया है।
ये मुलाकात दिल्ली में इसलिए हुई क्योंकि एक हफ्ते पहले राहुल और प्रियंका गांधी को प्रशासन ने संभल जाने से रोक दिया था, क्योंकि संभल का मुद्दा अल्पसंख्यकों से जुड़ा है और हाथरस केस का कनेक्शन दलित परिवार से है। इसलिए इस पर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से वार पलटवार की शुरुआत हो गई। हमको गर्व है राहुल, जहाँ जहाँ पीड़ितों पे, दलितों पे जुल्म होगा वहाँ जाएंगे। क्या जल्दबाज नेता है जो बगैर सोचे समझे उन हरकतों को करते हैं जो उन्माद पैदा करती हैं। राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। 4 साल कहाँ थे, सो गए थे, कुंभकर्ण की नींद सोए थे कहा। इसलिए दुख बांटने जो भी जाए, जहाँ भी जाए, जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी तो इस तरह की यात्राओं के पक्ष में है। देश का ध्यान भटकाने के लिए वो हाथरस जा रहे हैं। एलओपी को तो सदन चलते हुए दिल्ली ही रहना चाहिए। बीजेपी के साथ साथ राहुल गांधी के हाथरस दौरे से उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी भी परेशान नजर आ रही है। आज राहुल गांधी हाथरस गए। आज ही पार्टी के एक नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को गंभीरता बनाए रखने की नसीहत दे डाली। उन्होंने लिखा कि अक्सर एक्टिविस्ट ऐसी हरकतें करते रहते हैं। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उसकी गरिमा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को एमएसपी जैसे मुद्दे गंभीरता के साथ संसद में उठाने चाहिए। राजनीति के जानकारों की माने तो इस पोस्ट के जरिए समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि राहुल गांधी संभल और हाथरस जैसे मुद्दों को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को संसद में उठाएं, उत्तर प्रदेश के मुद्दों से दूर ही रहें। दरअसल संभल से लेकर हाथरस तक जो एक बात कॉमन है वो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में वोट बैंक का टकराव। संभल का मुद्दा अल्पसंख्यकों से जुड़ा है और हाथरस में दलित परिवार को न्याय दिलाने की बात है। ये दोनों ही वर्ग समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के केंद्र में है। वही पीडीए जिसके दम पर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिखाया। फैजाबाद समेत उत्तर प्रदेश की 37 सीटों पर कब्जा जमा लिया, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 6 सीटें आईं। अब अखिलेश यादव की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। अखिलेश यादव एक बार फिर पीडीए की नाव के सहारे ही चुनावी वैतरणी में गोता लगाना चाहते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी मुसलमान और दलित वोट बैंक को साध कर ही प्रदेश में खोई हुई जमीन वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि यूपी में 17 सीटें दलितों या एससी समुदाय के लिए रिजर्व हैं। इनमें समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली। अगर यूपी की उन सीटों की बात करें जिन पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है तो उनमें एसपी को 6 सीटें मिली। यहां भी कांग्रेस को 1 ही सीट मिल सकी। दोनों ही दलों को इसी वोट बैंक के बीच अपना प्रदर्शन बेहतर करने की गुंजाइश नजर आ रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी मुस्लिम और दलित वोट बैंक के बीच पैठ बनाकर 2027 में बेहतर प्रदर्शन की बिसात बिछा रहे हैं। कांग्रेस 18 दिसंबर को यूपी विधानसभा का घेराव भी करने जा रही, तो भले ही चुनावी मंशा से ही सही एक बार फिर से हाथरस के उस पीड़ित परिवार की चर्चा तो शुरू हुई, वरना जब ऐसी घटना होती है तो कुछ दिन उस पर शोर उठता है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हाथरस में भी कुछ यही हुआ, लेकिन मेरे लिए इस घटना को भूल पाना आसान नहीं है। इसलिए हमने 4 साल पहले हाथरस में हुई वारदात का टोटल रिकॉल किया है। अगली रिपोर्ट में देखिए हाथरस की कहानी मेरी जुबानी। हाथरस में उस दिन भी आज जैसी हलचल थी। 14 सितंबर 2020 को दलित युवती के साथ वारदात हो चुकी थी। 4 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगा था। 29 सितंबर को पीड़िता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस पर आनन फानन में शव को जलाने का आरोप लगा था। राजनीतिक दौरे हो रहे थे। तब मैंने भी हाथरस के बुलगड़ी गांव का रुख किया। ठीक है, मुख्य द्वार आप बंद कर लीजिए, और भी रास्ते हैं, वहां से कोशिश करेंगे। अब तो जाने दीजिए, हो गया 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। मैं पीड़ित परिवार से मिलना चाहती थी, उनका दर्द देश के सामने रखना चाहती थी, लेकिन पुलिस मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। यहाँ से कोई नहीं जाएगा, जाने दीजिए। मैं भी हिंसा नहीं कर रही। तो ये क्या, ये हिंसा नहीं है? मैं कह रही हूँ नहीं, चलिए मैं आपको हाथ नहीं लगा रही, मुझे जाने दीजिए। चलिए आइए 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 आइए, चलिए। पुलिस की मनमानी के आगे मैं भी कहाँ रुकने वाली थी। ठान रखा था कि कुछ भी हो जाए पीड़ित परिवार का पक्ष सामने लाना ही होगा। ऑर्डर 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 दीजिए ऊपर वाले कि कोई नहीं जाएगा उसमें। इस ऊपर वाले के प्रेशर में धक्का-मुक्की करेंगे? क्या हो रहा है? मनोज अधिकारी के हाथ नहीं लगाएंगे आप कैमरामैन को। पुलिस पीछे नहीं हटी तो मैं भी धरना देकर बैठ गई।
शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठ गए हैं धरने पर, क्योंकि हमारी सिर्फ एक मांग है, मुझे अंदर जाने दिया जाए, पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए, उसका दर्द बांटने दिया जाए, वो जो कहना चाहते हैं उसे कहने दिया जाए। मेरे हौसले के आगे पुलिस पस्त पड़ने लगी तो मुझे वैन में बिठाने की कोशिश होने लगी। क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये व्हाट इज हैपनिंग? हाथ नहीं लगाएंगे आप, कैमरा बंद नहीं होगा। एक पत्रकार के तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए मैंने वो सब किया जो पत्रकारिता के धर्म ने सिखाया था। 900 मीटर की दूरी है जिसे तय करने नहीं दे रही है हाथरस की ये पुलिस। किलेबंदी कर दी इस पूरे इलाके की। हालात देखिए, अंदर ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? पर पीड़ित परिवार ऐसा क्या बता देगा जिससे आपकी कुर्सी को खतरा हो जाएगा? किस बात का डर है आपको? बाद में ये मामला SIT CBI जांच से होते हुए कोर्ट में चलता रहा। लगभग 2.5 साल बाद 2 मार्च 2023 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। 3 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया, जबकि चौथे आरोपी संदीप को SC/ST एक्ट के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालांकि बलात्कार और हत्या के लिए उसे दोषी नहीं पाया गया। अंग्रेजी की एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पीड़ित परिवार कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। उम्मीद है कि राहुल गांधी के दौरे के बाद हाथरस के पीड़ित परिवार को इंसाफ की आस जगेगी। 4 साल से जो परिवार इंसाफ के लिए सरकारी तंत्र की तरफ टकटकी लगाकर बैठा है, उसकी नींद खुलेगी। शायद तब जाकर ही हमारी कोशिशें अपने अंजाम तक पहुंच सकेगी।